तो दावोस में 5 दिनों के समिट में दुनिया भर के दिग्गज नेता और टॉप लीडर्स शामिल होंगे। इस समिट की कवरेज करना हम लगातार करते आए हैं। जी बिजनेस ही एकमात्र हिंदी न्यूज चैनल है जो इसकी कवरेज लगातार करता आया है। इस बार क्या रहेगा WEF का एजेंडा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के मंच से क्या होगा गोल सेट, ग्लोबल टेंशन के बीच कैसा होगा निवेश का माहौल, और तमाम इस समिट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस की जाए, इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। आइए शुरू करते हैं दावोस डायरी 2026। यूरोप के स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत शहर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें वार्षिक सम्मेलन का आगाज 19 से 23 जनवरी के बीच हो रहा है। इस ग्लोबल आर्थिक मंच पर 130 देशों के शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं इस ग्लोबल मंच पर 3000 से अधिक ग्लोबल लीडर्स तो शामिल होंगे ही, साथ ही 1700 से ज्यादा बिजनेस लीडर्स भी इसमें शिरकत करेंगे। इतना ही नहीं, दुनिया भर के तमाम बड़े देशों के वित्त मंत्री और उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही 30 से अधिक देशों के वाणिज्य मंत्री भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस सालाना बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम केवल नाम का ही ग्लोबल नहीं, बल्कि इसका ग्लोबल महत्व भी है। इस बार दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग है। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया भर के नेता, बड़े उद्योगपति और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स का संगम होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष और CEO बोर्गे बेड्रे का कहना है कि दुनिया संभवतः 1945 के बाद के सबसे जटिल भू राजनीतिक स्थिति का सामना कर रही है और आज के समय में इस संकट से निपटने के लिए संवाद बेहद जरूरी है। अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में शामिल होने वाले ग्लोबल लीडर्स की, इसमें हिस्सा लेने वाले टॉप पॉलिटिकल लीडर्स में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपियन कमीशन की हेड उर्सुला वॉन डेर लेयन, चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग, साथ ही इजराइल और सीरिया के राष्ट्रपति के साथ ही स्पेन, बेल्जियम, ग्रीस, नीदरलैंड, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, राष्ट्रीय प्राधिकरण और कतर के प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं भारत की ओर से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट में अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के राम मोहन नायडू का नाम शामिल है। इसके अलावा भारत के NSA अजीत डोवल भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू, असम के हेमंत विश्व शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और झारखंड के हेमंत सोरेन भी दावोस जाने वालों में शामिल हैं। साथ ही देश के 100 से ज्यादा टॉप लीडर्स भी यहां मौजूद होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये मंच भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि भारत इस मंच में अपनी रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुधारों वाली नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस वाला विजन दुनिया के सामने पेश कर सकता है। इसके अलावा भारत में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इंफ्रा और AI के क्षेत्र में निवेश की संभावना को भी मजबूती से पेश कर सकता है। साथ ही भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर अपने आप को सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर भी पेश कर सकता है। फिलहाल तो भारत की बढ़ती इकोनॉमिक साख की झलक दुनिया भर को दावोस में देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर का, पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष सर आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं दिलीप चिनॉय सर, चेयरमैन भारत वेब 3 एसोसिएशन। बहुत बहुत स्वागत है चिनॉय सर आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ है और दिलीप सर जो हैं पूर्व महासचिव भी हैं फिक्की और फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और CEO भी रहे हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। एक बार फिर से स्वागत है चिनॉय सर आपका। हमारे साथ हैं पिरूज खंबाटा सर, चेयरमैन CII नेशनल कमिटी ऑन अफर्मेटिव एक्शन एंड स्पेशल एबिलिटी एंड चेयरमैन रसना ग्रुप। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है पिरूज सर आपका भी हमारे शो पे। गर्ग सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं सर। काफ़ी कुछ बज़ है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बड़े प्लेटफॉर्म का। ग्लोबल एजेंडा सेटिंग प्लेटफॉर्म तो है ही ये दुनिया भर में। पॉलिसी प्लस बिजनेस इंटरैक्शन भी है, इन्वेस्टमेंट सिग्नलिंग का भी पता चलता है। स्वाभाविक रूप से भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा नैरेटिव बिल्डिंग का भी। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर भारत की तरफ से? देखिए,
ये WEF जो है वो एक डायलॉग का फोरम है जहाँ पे आप कन्वर्सेशन करते हैं, मिलते हैं, नेटवर्क करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स बिजनेस लीडर्स को समझते हैं, बिजनेस लीडर्स दूसरों को समझते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो उस समय ग्लोबल बड़ी समस्याएं हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में किस तरह से बातचीत करके आगे ले जाया जा सकता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये फोरम प्रोवाइड कर रहा है बहुत सालों से, आपने देखा। तो इस फोरम में एक्चुअली क्या होगा किसी पर्टिकुलर फोरम में, उसको देखने के लिए ज़रूरी है। एक तो वो हर साल एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वो जो ग्लोबल रिस्क्स सबसे बड़ी उस समय उनको नज़र आती हैं, उनकी एक सर्वे करने के बाद उसके बारे में वो क्या दुनिया देख रही कि इस समय क्या बड़ी रिस्क्स हैं, क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में वो रिपोर्ट आती है। और दूसरा, वो फोरम की क्या मेन थीम्स हैं, किस चीज़ पे फोरम जो है वो ज़्यादा चर्चा करना पसंद करेगा लोगों को इकट्ठा करके। तो अगर आपने ये देखा हो कि इस बार जो इनकी जो रिस्क रिपोर्ट आई है वो बड़ी अलग है कई सालों से। सबसे बड़ी रिस्क जो आइडेंटिफाई की गई है वो है जियो इकोनॉमिक रिस्क, नॉट जियो पॉलिटिकल रिस्क, जियो इकोनॉमिक रिस्क। दुनिया में जो इकोनॉमिक अपसेटिंग हो रही है, इकोनॉमिक, चाहे ट्रेड के रूट से हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के रूट से हो, चाहे और किसी संबंधित रूट के साथ हो, तो आप देख रहे हैं कि देयर इज लॉट ऑफ डिसरप्शन दुनिया में इकोनॉमिक मामलों को लेके, और वो सबसे बड़ी रिस्क इसके लिए आइडेंटिफाई की गई है। करेक्ट। दूसरी बड़ी रिस्क क्या आइडेंटिफाई की गई है वो है कि स्टेट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो आज 5 साल पहले अगर आप इस फोरम में जाते तो आपको कहीं भी ये नहीं नज़र आता कि स्टेट्स के बीच में जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस समय, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे इज़राइल गाज़ा हो, और कई कंट्रीज़ में हो। सो ये बड़ी रिस्क है। इसके साथ साथ में वेदर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन है। एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉप 5 में आता है कि आपकी ग्लोबल मिस इन्फॉर्मेशन, कि आज के दिन जो ग्लोबल मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, और ये चारों पांचों रिस्क जो हैं वो मिलके करीब 50% से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं। सोसाइटल पोलराइजेशन में काफी इंटरेस्टिंग मैंने इस बार देखा। पोलराइजेशन, एक वो ट्रस्ट डेफिसिट है, पॉलिटिकल डिवाइड्स जो हम आसपास देख रहे हैं बहुत ज्यादा। करेक्ट। सो ये जो हकीकत हो रही है अब नाउ, इसमें इंडियन डेलीगेशन वहाँ पे जो भी जाएं, चाहे हमारे मंत्री हो, स्टेट्स हो, बिजनेसमैन हो, वो इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा बातें कर सकते हैं इस दृष्टिकोण से, या इस समय वो बहुत मुश्किल सी बात है। इन्वेस्टमेंट से आगे बहुत सारी ये जो इश्यूज आगे हैं, तो हम क्या इन इश्यूज पे कोई पोजीशन लेके कोई नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं, कोई कंसेंसस बिल्डिंग की तरफ जा सकते हैं? क्या हम टैरिफ्स के बारे में, अब एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया को कि भाई इंडिया अभी ब्रिक्स का प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है, तो इस साल में तो क्या हम उसको फोरम को यूज़ करते हुए अपना कोई नैरेटिव पेश करके आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। करेक्ट। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कोई इन्वेस्ट। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि एक्चुअली जो रिस्क के पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई किए हैं खुद WEF ने, वो इस तरफ दिखा रहे हैं। वो आपने सही कहा, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन, स्टेट बायस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, वेदर पे आगे, फिर ये जो ट्रेडिशनल अभी चले आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डाउनटर्न, इन्फ्लेशन प्रेशर, ये सब भी हैं। बट इसमें अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, FDI अट्रैक्शन, जिसको एक्सपेक्ट हम करते हैं। चिनॉय सर, एक आम आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई इंडिया की एक तो ग्लोबल इमेज यहाँ जाके वो स्ट्रेंथन हो, कैसे हम और उसको बढ़ावा दें, कैसे हम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को बढ़ावा दें, FDI को कैसे अट्रैक्ट करें, और जो हमारा मेन इस वक्त इशू है कि मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग हब का एक नैरेटिव हम लोग पुश करना चाह रहे हैं,
आपको लग रहा है विंडो मिल रही है सर इस बार की इस चर्चा में यहाँ पे? दीपक जी, एक तो सुभाष जी ने कहा, एक तरीके से उन्होंने एक ओवरऑल उसका एक एस्पेक्ट बनाया है, लेकिन आप अगर देखें, और पीयूष जी भी आगे मेरे ख्याल इसको एक्सपैंड करेंगे, तो इंडिया जब भी डाइवोर्स किया है उसकी जो शुरुआत हुई थी तो बड़ी छोटी छोटी स्तर से शुरुआत हुई थी। अब अगर आप देखें तो इसमें जो इंडिया का प्रयास होता है कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट करे, तो एक तो इंडिया थीम पवेलियन होता है, वहां पे इंडिया में, और डीपीआईटी उसमें ये थीम एक बहुत बड़ा पवेलियन वहां पे होता है, जहाँ पे इंडिया के जो हमारे प्रोग्रेस किया है पिछले कई सालों में उसको एक दफे से प्रोजेक्ट करता है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि अलग अलग स्टेट्स जा रहे हैं, 6 स्टेट्स के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उन 6 स्टेट्स का अलग एक पवेलियन है। इस टाइम आंध्र प्रदेश ने एक अलग होटल में, बेलवेडेयर होटल में अपना एक थीम पवेलियन बनाया है, और कंपनीज जो हैं उनके भी, जैसे विप्रो हो या इन्फोसिस हो या टीसीएस हो, उन्होंने भी एक तरीके से लाउंजेस बनाए। तो इसका एक ये है कि यहाँ पे एक अपना मैसेज जो है, अब इंडिया में कंपनीज कैसे कर रहे हैं, स्टेबिलिटी क्या है, ग्रोथ क्या है, रिफॉर्म्स क्या है, अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट एफडीआई और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए एक बहुत बड़ा एक तरीके से नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनता है। दूसरा, अगर आप देखें तो इनफॉर्मल जो साइट पे जो मीटिंग्स होती हैं, बायलैटरल या मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं, तो वो यहाँ पे अगर कोई किसी दो देशों में या दो कंपनीज में या ऐसे कोई कंपनी या देश में कोई टेंशंस हो और या टॉक स्टॉल हो गए, उसको एक रीस्टार्ट करने के लिए एक इनफॉर्मल तरीके से एक माहौल देता है। तीसरा जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट के लिए और देश के लिए जो है कि ग्लोबल इश्यूज, जैसे सुभाष चंद्र जी ने कहा था, जियो पॉलिटिक्स या क्लाइमेट एक्शन, ये एआई का बड़ा थीम है, एआई गवर्नेंस, हेल्थ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसमें अब दूसरे गवर्नमेंट्स क्या सोच रहे हैं, बिजनेसेस क्या सोच रहे हैं, उनका एक तरीके से इनपुट लेना और हमें देश में क्या डिसीजन लेना, वो एक बहुत बड़ा एक फायदा है ऐसे जाने के लिए। और अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड्स है, अभी एआई का फ्रेमवर्क में या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का काफी हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं, या क्लाइमेट फाइनेंस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो क्या स्टैंडर्ड्स और नॉर्म आ रहे हैं, उसके हमें कैसे तैयारी करना है, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करना है। और इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत ही अच्छा है कि उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कैसे करें, और जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं वहां पे काफी स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स मिलते हैं, रेगुलेटरी ट्रेंड्स, जैसे सुभाष जी ने कहा था कि जियोपॉलिटिकल रिस्क, टेक्नोलॉजी कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंपनीज कैसे सोच रहे हैं उसको एक तरीके से हैंडल करना, और सबसे ज्यादा जो होता है यहाँ पे रेपुटेशन और पोजीशनिंग, देश को रेपुटेशन, देश को कैसे पोजीशन करना, कंपनीज कैसे अपने नेट जीरो या रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी, उसको कैसे प्रोजेक्ट करे। और इंडिविजुअल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है, और ये इसको हम अगर देखें तो एजेंडा सेटिंग और पॉलिसी इनपुट्स और कंट्री में क्या किस पे ध्यान करना चाहिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अगर कहें तो गवर्नमेंट्स के लिए अलाइनमेंट है और डिप्लोमेटिक मोमेंटम हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए पार्टनरशिप्स हो सकते हैं, क्लैरिटी और स्केल के लिए, और जो इंडिविजुअल्स हैं वहां पे आप जॉब्स क्या है, जॉब मार्केट कैसे डिस्टर्ब होगी। और अगर देखें तो आपने तो खाली ग्लोबल लीडर्स और इंडस्ट्री की बात की, वहां पे तो अभिनेता भी आते हैं, एनजीओ के दुनिया से भी बहुत लोग आते हैं, तो एक बहुत अच्छा इंटरैक्टिव काइंड ऑफ डिस्कशन। और मुझे लगता है कि इस वक्त पूरी दुनिया को इस तरह के फोरम्स में जो इस बार की थीम है उसकी ज़रूरत भी है। थीम यही कह रही है कि भाई आप डायलॉग कीजिए, डायलॉग सेंटर में है, डायलॉग ओवर एक्शन। तो ये बड़ा ओपन लिसनिंग रहे, एक पर्सपेक्टिव शेयरिंग रहे, उसको एक सेंट्रल स्ट्रैटेजी की तरफ रखा है। कोलैबोरेशंस तो ठीक है, वो होते रहेंगे साइड लाइन्स में, बातचीत, नेटवर्किंग, पेन पॉइंट सॉल्यूशंस, बट कोलैबोरेशन से ज़्यादा डायलॉग का इम्पोर्टेंस इस बार रखा गया है। फिरोज सर, भारत के लिए क्या कुछ आपके नज़रिए में यहाँ से निकल के आ रहा है सर? भारत का नजरिए में तो मैं समझाऊंगा, पर पहले ये जो डायलॉग वाला है वो आई डोंट नो कहाँ तक सफल होने वाला है, बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग इन द पास्ट फ्यू वीक्स इज एक मोनोलॉग हो रहा है। इमेजिन कि आज यूरोप इज फाइटिंग विद यूएस से, कभी सोचा था? आज ग्रीनलैंड में हमें यूरोपियन ट्रूप पहुंच गई है यूएस से फाइट करने के लिए। अब एक सेकंड सोचो, एक सेकंड हम एक बाजू डायलॉग की बात कर रहे हैं, एक बाजू जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स थे वो भी हमने तोड़ दिए हैं, एक यूनिलैटरल वर्ल्ड बना दिया है।
एंड यू लुक एट द ओवरऑल टेरिफ वे ऑल्सो, आज कौन सा ये देश की कौन सा इन एनी गिवन टर्म्स हु गिव्स यू द राइट टू इम्पोज 100% 50% टेरिफ ऑन एनीथिंग यूनिलैटरली? ये तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से पहले तो ये सब डिस्कस करने की जरूरत है, एंड आई एम सो हैप्पी कि जो लोग कर रहे हैं वही आ रहे हैं डिस्कस करने के लिए। तो मेरा तो विश है कि वो एक बैठे साथ में और एक नक्की करे कि हमको वर्ल्ड को किस तरफ ले जाना है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एक अंडरस्टैंडिंग बना था बिटवीन द नेशंस, और वो यूएन चार्टर बना था, एंड दे वर ऑल अंडरस्टूड कि भी कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे हम एक एक से कोऑपरेट करेंगे। मैं तो कहता हूँ पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अभी बिगड़ गया है। और मेरा ये मानना है कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इट्स अ गुड फोरम कि इनफॉर्मली ये वर्ल्ड ऑर्डर क्यों बिगड़ा है, उसको को कैसे बनाना है, जिसमें हमारे एक्चुअली स्पीकिंग फॉरगेट द पॉलिटिशियंस, उनका तो देखो टेम्पररी होता है, आज है नहीं है उनको ही पता है। आज हम बिजनेसमैन तो सालों तक है, आज एवरेज सिविल सोसाइटी हमारा तो लाइफ एंड डेथ है। अगर टैरिफ बढ़ जाता है तो आज देखो कितने लोगों के लॉस हो गए जॉब्स के, कितने लोग के वो हो गए। फॉरगेट द बिजनेसमैन, जो एम्प्लॉइज है। तो मेरे हिसाब से टाइम हैज कम कि ये फोरम में ये डिस्कस हुए कि बिकॉज ऑफ योर वट एवर थिंग्स यू कैन नॉट कीप लाइवलीहुड एट स्टेक, यू कैन नॉट कीप थिंग्स ऑफ बेसिक थिंग, बिकॉज पीपल आर गेटिंग मोर पुअर। एक जमाना था कि हम लोग सोच रहे थे डेवलपमेंट का फायदा करेंगे, पुअर नेशन डेवलप्ड होंगे, अभी उल्टा हो रहा है। कमिंग टू इंडिया, आई थिंक इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इज सीइंग एज ओएसिस, आज इंडिया को लोग ओएसिस मान रहे हैं। एटलीस्ट हमारे वहां पॉलिसी स्टेबिलिटी है, एक बड़ी सिद्धर गवर्नमेंट है, मैं तो बोलूंगा एक क्लियरिटी है, रिफॉर्म है। और मैं आपको ये डेफिनेटली बोलूंगा कि अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया में। मैं डावोस में कई बार गया हूँ, इंडिया में सब ऑलमोस्ट ऑल द जो इन्वेस्टमेंट सेशंस होते हैं, गुजरात वाइब्रेंट देख लो, एमपी देख लो, देहरादून देख लो, ऑलमोस्ट सब में जाके आ गया हूँ। तो हमेशा मेरा मानना है, और हमने स्टॉल भी रखे हुए, कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एक्चुअल बिजनेस इंडिया में ही होता है। Absolutely. वहां एक आपके लिए ब्रांडिंग के लिए अच्छा मौका है। इट्स अ ब्रांडिंग टूल, आप लाउंज बनाओ, लोगों को बताओ आप क्या कर रहे हो, पीपल प्रॉब्ली कम, लॉट ऑफ पीपल हैव देयर ओन एजेंडास, और अल्टीमेटली बिजनेस है तो इंडिया में। एंड आई थिंक दैट इज नाउ वेरी क्लियर। और ये दुनिया को भी समझ में आ रहा है। एब्सोल्युटली एक ही लाइन बोल दूं, और ये आई थिंक दिस पोजिशनिंग हम वहां करेंगे तो मेरा मानना है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा मौका है टू रियली प्रोजेक्ट इटसेल्फ। कि देखो ये सब हैसल आपको से बचना हो, अनसर्टेनिटी से बचना हो, लफड़े से बचना हो, तो इंडिया में निवेश करो, इंडिया में आओ। एंड आई थिंक ये मैसेज हमको वहां डालना चाहिए, और वही हम डालने वाले हैं। एब्सोल्युटली सर। तो हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर होगा, जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि इंडिया की पोजीशनिंग कैसे की जाए, ब्रांडिंग कैसे की जाए, ग्लोबल इमेज को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। और समझ में आ रहा है लोगों को कि भारत में क्या पोटेंशियल है, मार्केट, बाजार, उपभोक्ता, सब कुछ भारत में है, बस वहाँ पर उसको चैनलाइज हमें करना है। आई एम श्योर कि हमारा डेलीगेशन ये करने में कामयाब होगा। हमारे सहयोगी तरुण शर्मा भी लगातार दावोस में जाके हमारे साथ लगातार कवरेज भेज रहे हैं। बिजनेस चैनल्स की दुनिया में तो हम संभवतः हिंदी में एकमात्र वहाँ पर चैनल हैं जो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। तरुण हमारे साथ ज्यूरिख से फिलहाल जुड़ रहे हैं, दिन भर उन्होंने दावोस से हमारे लिए कवरेज भेजी। तरुण, एक बात जो डिस्कशन में आ रही है वो ये कि बात तो ठीक है कि डायलॉग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इस बार, लेकिन डायलॉग की जो थीम है वो मौजूदा माहौल से मेल नहीं खा रही। ख़ास तौर से जब माइट मेक्स राइट का पूरा झंडा लेकर ट्रम्प चले हुए हैं, मोनोपोली ऑफ पावर चल रही है, नॉट मल्टीपोलर डायलॉग। तो वहाँ से कितनी उम्मीदें बांधे हम डायलॉग से? ऑडियो में कोई इश्यू आ रहा है तरुण? मैं अपनी टीम से कहूँगा ज़रा इसको ठीक करें। लौटेंगे क्योंकि ज़मीनी हालात वहाँ पर क्या कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं ये हमें तरुण लगातार बता रहे हैं। अभी भी उनके पास चलेंगे, उनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कमिंग बैक टू गर्ग सर, एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई डायलॉग कीजिए, दूसरी तरफ डायलॉग के पूरे ताने बाने को तोड़ने वाले ही वहाँ पर डायलॉग की बात करने के लिए आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कितना अपेक्षा रखें फिर ऐसे में हम? नहीं, बिल्कुल सत्य बात है फिरोज खंबाटा जी ने जो कहा कि ये हकीकत मोनोलॉग की है, बात वहाँ पे डायलॉग की कर रहे हैं। ये दोनों एक साथ, दुनिया बदल गई है, बहुत बदल गई है। जब ये डावोस सर, आई एम सॉरी सर, मैं तरुण के पास जरा एक बार चल लेते हैं, वहाँ से ज्यूरिख से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, ओवर टू यू प्लीज।
बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि जो हालात हैं वो डायलॉग वाले नहीं हैं, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक तरीके का ट्रेंड सेटर रहता है। पूरे साल का ट्रेंड वहाँ से सेट होता है, और जब इस बार थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो खुद यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे में ये एक जो थीम रखी गई है वो कहीं ना कहीं सटीक तो नहीं बैठती, लेकिन एक कोशिश यहाँ पे जरूर होगी। जरूरत जरूर है इस वक्त। जो जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस है उसमें चेंज लाया जाए, एक पॉजिटिव चेंज हो, तभी जो बिजनेस करना भी आसान हो पाएगा। लेकिन इस बीच भारत जो है उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यदि आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, और साथ में जो स्टांस उन्होंने रखा वो एक तरीके का न्यूट्रल स्टांस रख के चले हैं। ना उन्होंने अपनी किसी से बिगाड़ी है, ना किसी के साथ बहुत ज़्यादा हमारे रिलेशन हमने बढ़ाए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है निवेश के तौर पे। और जब हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं तो ये तो तय है कि चाइना +1 में भारत एक स्थापित हो चुका है। अब ये देखना है कि निवेश की जो दर है या ये जो रफ्तार है वो कितनी ज़्यादा बढ़े, कितनी जल्दी बढ़े, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि चाइना का एक हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा, वियतनाम का हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा, और वो हमें भारत से अच्छा नहीं मिल सकता। जो खंबाटा सर भी कह रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे निवेश के लिए काम कर सकता है। अब बात रही कि भारत यहाँ पे अपने आप को कैसे अप्रोच करेगा, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 3 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, और तीनों ही मंत्री ऐसे हैं जो राइजिंग सेक्टर से हैं। प्रहलाद जोशी जो MNRE देखते हैं, जिसके अंदर सोलर, विंड, हाइड्रोजन की वो यहाँ पे आके बात कर सकते हैं। कई सारी देश के अंदर ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जिनको ग्लोबली बताया जा सकता है कि हम कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे वो PM सूर्य घर योजना की बात हो, PM कुसुम योजना की बात हो। यहाँ पे आके टाई अप हो सकते हैं, फॉर्मली इनफॉर्मली डिस्कशन सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज पे हो सकता है, जो एक बड़ा मुद्दा है पूरे दुनिया का। दूसरे मंत्री अश्विनी वैष्णव जो 2 बड़े मंत्रालयों को हेड करते हैं, MeitY इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेलवे, दोनों के लिए यहाँ पे उनकी मीटिंग्स फिक्स हैं। और देश के अंदर जो, या कहें कि दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो ये सेक्टर्स हैं, इनमें किस तरीके का काम भारत के अंदर हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ अभी भारत के अंदर क्रिएट हो सकती है, और इसके साथ साथ क्या नए टाई-अप्स यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि एनवीडिया जैसी कंपनी के CEO भी यहाँ पे रहेंगे। हो सकता है उस बीच अश्विनी वैष्णव और उनकी मुलाकात भी हो। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम भारत के लिए इस फोरम से निकलते हुए देखेंगे। तीसरे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर। वो भी अपना एक, क्योंकि वर्ल्ड के एयरलाइन मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे होते हैं तो उनसे उनकी बातचीत हो सकती है। इसके साथ साथ जो एक सरप्राइजिंग फैक्टर है भारत से वो है NSA अजीत डोवाल का आना। ये एक बड़ा सरप्राइजिंग है कि इस तरीके की जो इकोनॉमिक फोरम्स होते हैं उसमें NSA मोस्टली नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि अजीत डोवाल खुद यहाँ पे आ रहे हैं, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उनमें यहाँ पे डायलॉग्स भी होने हैं, तो उस डायलॉग्स में वो भाग लेंगे। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के तौर पे ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखिए, ग्लोबल पावर वैक्यूम जो एक तरह से बन चुका है, यूएस का यूनिलैटरलिज्म एक तरफ चल रहा है, यूरोप का स्लो डाउन चल रहा है, चाइना का जो ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है, उसमें संभवतः हम एक ब्रिज पावर बन सकें ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ के बीच में। तो इसकी भी होगी संभवतः। यहाँ पर डोवाल साहब का आना थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाता है। मैं गर्ग सर के पास आऊँगा। गर्ग सर, सरप्राइज हुए आप डोवाल साहब के पार्टिसिपेशन की खबर से? देखिए, डोवाल जी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ तो सब जगह जाते हैं, शायद हर इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं, G20 हो चाहे कोई और भी हो। अब कि वो अकेले गए हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं गए हैं, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा हो। अदरवाइज वो सब, और ये जो जियो इकोनॉमिक
डायमेंशन है वो आजकल जियोपॉलिटिकल डायमेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए दावोल जो है, अगर वो इस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ पे किसी लोगों से मिलना चाहते हैं डोवल साहब, तो देन इट्स नॉट अनयूजुअल, वो करें, ज़रूर करें, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। बट जो आप मुद्दा डिस्कस कर रहे थे, देखिए हम किसी भी फोरम, बाय द वे ये इकोनॉमिक फोरम, सॉरी सर, एक क्यूरियोसिटी है सर, ट्रम्प साहब का डेलीगेशन भी आ रहा है और ट्रम्प साहब अब तक के सबसे बड़े डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं, उसका कोई कनेक्शन ढूंढ पा रहे हैं? डोभाल साहब प्लस ट्रम्प साहब का डेलीगेशन। ट्रम्प का बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या बात करेंगे। अभी अगर आप देखें, पिछले बार जब वो यूएन में गए, तो यूएन में जाके उन्होंने जो बात की वो तो बिल्कुल एक मोनोलॉग था। केवल अपनी बात कहने के लिए उन्होंने वहाँ पे यूएन को गाली दी और यूएन की इर्रेलेवेंस के बारे में बात की और ये कहा कि मैं ही सारी समस्याओं का सॉल्व कर सकता हूँ। अगर उसी किस्म का एटीट्यूड इस बार रहता है और जिसकी संभावना काफ़ी है, तो फिर वो आप यहाँ पे भी उनको इसी रूप में देखेंगे जैसे आपने यूएन में देखा था। आपने ये भी देखा कि अभी पिछले कुछ समय में दुनिया भर की 65-70 फोरम से अमेरिका बाहर निकल गया। करेक्ट। तो ये डायलॉग वाली फोरम को वो केवल इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भाई वो वापस से अपनी जो बात को दुनिया को के सामने पेश करेंगे ऑन अ लाइटर नोट, सहमति के लिए नहीं। राइट सर, कोई एब्सोल्युटली के लिए नहीं, केवल कि भाई ये सुनिए और ऐसे करिए, ऐसे करिए। ऑन अ लाइटर नोट, मीम भी चल रहे हैं कि वो जो अभी उनको एक सेकंड हैंड नोबेल वो मिला है ना प्राइज, उसको भी वहाँ पर शायद दिखाने के लिए आएंगे। बट जस्ट कमिंग बैक टू द सीरियस टॉक, वी कैन एंजॉय। हाँ, यस सर। कमिंग बैक टू द सीरियस टॉक, चिनॉय सर, आप स्किलिंग में काफ़ी आपने लंबा काम किया है। पूरी दुनिया का एक बड़ा पेन पॉइंट इस वक्त डेमोग्राफिक डिविडेंड का विंडो है, उसको लेकर भी है। पूरा वेस्ट जो है वो एज हो रहा है, चाइना एक तरह से श्रिंक होना भी चालू कर चुका है सर। ऐसे में इंडिया एज अ यंग वर्कफोर्स सप्लायर, हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है सर? दीपक जी, एकदम देखिए, इसमें ना इस सेशन में जो पूरे डेवॉस के अंदर एक स्पेशल थीम है, उसमें इन्वेस्टिंग इन पीपल उसको कह रहे हैं, जो पूरा जो डायलॉग होगा। क्योंकि अभी सब देशों को, इवन अमेरिका को, चाहे वो बाहर कुछ भी करें, वीजा इमिग्रेशन लेकर के, ये मैसेज है कि अगर आप पीपल में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपकी देश की तरक्की नहीं होगी और एक ग्लोबल शॉर्टेज आने वाला है। तो अगर इसको देखें तो जो इंडिविजुअल्स पे जो काफी जो आउटकम हो सकता है कि सिविल सोसाइटी, वहाँ पे लेबर होंगे, वहाँ पे दूसरे सोशल एंटरप्रेन्योर्स होंगे, यंग लीडर्स होंगे, तो इनको एक डिस्कशन है इनके बीच में कि आगे जाकर के ये वर्कफोर्स क्या होगा। हाल ही में एक एआई पे रिपोर्ट निकली, एआई इन द फ्यूचर ऑफ वर्क। डेवॉस हर साल एक फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट निकालता है कि आगे इस साल में क्या देखेंगे, तो इस साल भी वो रिपोर्ट निकलेगी और उसके ऊपर चर्चा होगी। तो पीपल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इसमें डेवॉस में। और खम्बाटा जी तो डाइवर्सिटी और उस सीआई के लिए वो सब इसी एरिया में देखते हैं। तो ये डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन और इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब्स, एक काफी अलग अलग राउंड टेबल्स हैं, डिस्कशंस हैं, और इसमें लोगों को ये आइडिया मिल सकता है कि हमें आगे जाकर के क्या स्किलिंग करना चाहिए, क्या ट्रेनिंग करना चाहिए, वर्कफोर्स को कैसे रीट्रेन करना चाहिए, कंपनीज क्या कर रही हैं, उनके यहाँ क्या चुनौतियां हैं, दूसरे कंपनीज ने वो चुनौतियों को कैसे उसको एड्रेस किया। तो ये एक जो डिस्कशंस और स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस में और राउंड टेबल्स में होता है, तो इसके काफी आइडियाज आते हैं और वो आइडियाज लेकर के फिर पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री उसको लेकर के कैसे एक्शन में ट्रांसलेट करते हैं, वही सबसे एक बड़ी इसका आउटकम होगा। क्योंकि आइडियाज मिलते हैं, डायलॉग होता है, तो उसके जो आइडियाज उसको कैसे देश में पॉलिसी और कंपनीज अपने स्ट्रेटेजी में इनकल करके अगले साल में कैसे करते हैं, वो भी इसका एक बहुत बड़ा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट आयाम जोड़ा, क्योंकि होता क्या है, क्रिटिक्स अक्सर ये कहते हैं कि साहब दावोस इज नथिंग बट डायलॉग का मतलब हो गया आपके लिए फोटो ऑप्स, राइट? पैनल्स का मतलब वहां पर हेडलाइन बनाना होता है, ये क्रिटिक्स कहते हैं।
और जो रियल डिसीजंस होते हैं वो तो व्हाइट हाउस में जाके होगा, वो वॉर रूम्स में जाके होगा, वो मंत्रालयों में होगा, बोर्ड रूम्स में होगा। तो खंबाटा सर, इस बार ऐसा क्या करें? जैसा तरुण बता रहे थे कि मतलब थीम जरूर कॉन्ट्रास्टिंग रखा हुआ है कि डायलॉग कीजिए साहब, जो हो नहीं रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन इसी चीज की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। तो डावोस सिंबॉलिक बने, आई मीन सिंबॉलिक ना बने, सॉरी, डिसाइसिव बने। इसके लिए आप क्या रोड मैप देख रहे हैं दुनिया के देशों के लिए? एक चीज तो क्लियर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई अमेरिकन व्हाइट हाउस की कोई स्ट्रेटेजी नक्की करने के योग्य भी नहीं है, कर भी नहीं पाने वाला, तो उसको बाजू में छोड़ देते हैं। इट विल बिकम, वो अपने बाप का ही करेंगे जो मर्जी में आएगा। पर ये जो हम लोग यहाँ जो कर सकते हैं, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने आप को पोजीशन करें एज द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। और वर्ल्ड के लीडर्स आ रहे हैं, वी हैव टू शोकेस अवर वर्क जो होगा। सेकेंडली, पैरेलली आई थिंक 3 एरिया है जहां ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैन रियली हेल्प, और उसमें कोई पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है। बट आई डेफिनेटली बिलीव, फॉर एग्जांपल, यूज ऑफ एआई। वी डोंट नीड गवर्नमेंट, पर आज इंडस्ट्री को मिलके एक बेस्ट प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा कि हम एआई को कैसे यूज करें सो हमारे एम्प्लॉयज उससे ज्यादा व्हाट आई कॉल पावरफुल बने, एम्प्लॉयबल बने, दे अर्न ए बेटर सैलरी। AI should not be to reduce the workforce. I don't think countries like India can afford to do it. Actually, we need more skilled people. AI can be used for that, और AI से कैसे हमारा वर्कशॉप ज्यादा कमाए, let us put it this way, कैसे, that is one area. Number 2, एक पूरा जो आफ्टर द कोविड मैंने जो देखा है, एक फ्लेक्सिबल वर्क हैज बिकम अ नीड ऑफ द आवर। एम्प्लॉयज नीड इट, एम्प्लॉयर्स आल्सो नीड इट। पर ये एक एक्चुअली फॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क हैज नेवर बीन अंडरस्टूड। और इसके कैसा कोई एक रोड मैप बने कि कैसे हम अलाउ करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लॉज डोंट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी लाइक दैट, कि आज एज ए एम्प्लॉई ही कैन नॉट बी वर्किंग फॉर समबडी एल्स, बट दैट्स व्हाट दे वांट। देयर आर सम गिग वर्कर्स। तो ये सब जो एम्प्लॉयमेंट जो नया डेवलप हो रहा है, उसमें कैसे कोई वन सेकेंड हम लोग सब मिलके एक बनाए कि भाई ऐसे एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इवन 2 कंपनीज हु आर कॉम्पिटिटर्स विल प्रॉब्ली टेक द सेम पर्सन, एक बड़ा इश्यू है। और कैसे हम स्टिल ऐसे कॉम्पीट करेंगे लाइक इन विद द सेम पर्सन। तो दैट इज डेफिनेटली नंबर 2। नंबर 3, आई डेफिनेटली बिलीव कि वी नीड मोर FTAs एंड PTAs। तो हमको इंडिया को वहां ये फोरम में, मैं कहता हूँ छोटी कंट्रियों के साथ भी ये हमारा एक मॉडल बन चुका है। हमने जो दुबई के साथ बनाया, मैं कहने वाला था ओमान पूरा GCC लेगा, ओमान ने ले लिया है। आई एम श्योर सऊदी अरेबिया के साथ सून साइन हो रहा है, ये मॉडल हो गया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाला एक मॉडल है, यूके का एक मॉडल है जो यूरोप भी अडॉप्ट कर लेगा। और मेरे हिसाब से जो हमारे साथ कॉम्पिटिंग नेशन है नहीं, पर जिसके साथ हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जिसके साथ हम लोग एक स्ट्रेटेजिक विजन रख सकते हैं, इनके साथ हमको FTA करनी चाहिए। और ये जो चैनल्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इसमें जो इनफॉर्मल डायलॉग होता है, इसमें ये FTA डेफिनेटली हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये मैं तो कहता हूँ FTA नहीं हो तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट थोड़े टैरिफ में भी कर ले। मैं कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में कर ले, सर्विस को इंक्लूड नहीं करें माय माइंड। एटलीस्ट वी शुड डू समथिंग, बिकॉज आई थिंक पीपल आर लुकिंग एट इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग बेस, और उसके लिए ये FTA PTA का बहुत महत्व है। मैं मेरी खुद की कंपनी में मैं देख रहा हूँ कि जहाँ FTA PTA हो जाता है, सेल डबल ट्रिपल हो जाता है, और जहाँ नहीं है, और जहाँ जैसे टैरिफ आ जाते हैं, सेल जीरो हो जाता है। क्या बात, जहाँ जीरो होना है होए, पर कैसे ये टैरिफ का बेनिफिट लेके ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर। इनफैक्ट हाँ, इनफैक्ट सर आज तरुण जो हैं, जब दोपहर में वहां से इनपुट दे रहे थे, तो तरुण ने एक बहुत अच्छी बात पे एम्फेसाइज किया था कि जो दिख रही हैं वहां पर बैठकें, उनसे ज्यादा जो इनफॉर्मल डायलॉग्स होते हैं, उनके बड़े इंपॉर्टेंट आउटकम्स हो रहे हैं। आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कम से कम उस तरफ हो। तरुण के पास में चल रहा हूं। तरुण, ऐसा नहीं है कि WEF में हमने देखा ग्लोबल वैक्सीनेशन एंड हेल्थ इनिशिएटिव जो 2021-22 का था, उसमें ये कोऑर्डिनेटिंग प्लेटफॉर्म बना था, ये पूरा दावोस का मंच। 2019-20 में 1 ट्रिलियन USD क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्लेजेस के लिए एक बहुत बड़ा जो यहाँ पर ग्रीन फाइनेंस कमिटमेंट्स जो यहाँ से निकले, उनके बड़े दूरगामी परिणाम हुए। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन 2017-18 का ये दावोस ही था, WEF ही था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटो ऑप्स है यहाँ पे। ये जो हमारे लिए जो अभी पीयूष खंबाटा सर ने कही कि इनफॉर्मल डायलॉग्स के थ्रू हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एंड FTAs एंड PTAs जो हम देख रहे हैं कि हम एक्सपेंशन करें, उसके नजरिए से क्या कुछ बस चल रहा है वहां पे? बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही बात की और मैं खंबाटा सर से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक सॉफ्ट नजिंग का प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर आते हैं,
दिन भर आप सेशंस अटेंड करते हैं, अपनी एक मीटिंग्स करते हैं और शाम को एक पार्टीज करते हैं। वो जो आपने दिन भर जो डिस्कस किया वो और या आप जो फॉर्मल टॉक्स की, वो आपने शाम को पार्टीज में आपने वही इनफॉर्मल टॉक्स में उसको बदलने की कोशिश करी। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है ये बताने का कि आप हमारी बात सुनिए। अब आपको ये देखना होगा कि जो भारत है वो चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस समय सबसे न्यूट्रल स्टांस या ये कहें सबसे सॉफ्ट पावर के तौर पे उसको देखा जा सकता है। साथ ही यदि हम आज की जो WEF की जो रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि जो हमारी कंट्रीज हैं और वो ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, एडवांस कंट्रीज़ में इस साल ग्रोथ कम रहेगी। और जो बात खंबाटा सर कह रहे थे कि स्किलिंग की, AI की, उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में यदि एक डायलॉग होता है, एक अपना रिप्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन दोनों यदि ग्लोबल लीडर्स के सामने अच्छा होता है तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे जरूर आते हैं। और जिस तरीके से आपने पहले के एग्जांपल दिए, चाहे वैक्सीनेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, लास्ट ईयर भी पूरा जो बज़ वर्ड था WEF में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। आपने देखा कि 2025 में जो चीज़ शुरू हुई 2026 के अंदर भी वही डिस्कशन पॉइंट है और 2026 के अंदर भी उसी पे रिपोर्ट आ रही है। तो ये जो जगह है ये एक जैसे कुंभ में आप जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको मिल रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप इतना नजिंग कर रहे हैं कि कोई तो आपकी बात सुनेगा। और यदि आपको अच्छे कनेक्ट्स मिल जाते हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे कंट्री के लिए आ सकता है। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि पिछले 5-7 साल में भारत का WEF में रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे स्टेट्स की तरफ से हो चाहे सेंट्रल की तरफ से हो। स्टेट्स देखिए 10 स्टेट्स अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खुद CM, असम के CM अगले महीने हो सकता है उनके इलेक्शन अनाउंस हो जाए, लेकिन उससे 1 महीना पहले वो WEF में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे स्टेट्स के अंदर भी पोटेंशियल है। और ये भी देखना होगा कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो कई कंट्रियों के बराबर है, तो एक बड़ा पोटेंशियल लेकर एब्सोल्युटली। तो इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारी डेमोक्रेसी, ग्रोथ और इंक्लूजन की स्टोरी को हम दुनिया के सामने रखें। हमारा संभवतः उद्देश्य किसी सुपर पावर को रिप्लेस करना तो नहीं है, बट वी ऑल्सो वांट टू बिकम द मोस्ट ट्रस्टेड पावर। और इसी मैसेज के साथ हम WEF में हैं, दावोस में हैं। संभवतः अपने उद्देश्यों में हम कामयाब होंगे और इस पर लगातार हमारा विश्लेषण भी जारी रहेगा। थैंक यू सो मच तरुण, अपना ख्याल रखिए और इसी तरह के बहुत अच्छे इनसाइट्स हमें भेजते रहिए। आपसे हमारी गुफ्तगू पूरे दावोस तक चलती रहेगी। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए। शुक्रिया करेंगे फिरोज खंबाटा सर का भी, आपने वक्त निकाला सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे दिलीप चौनॉय सर का, और बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुभाष चंद्र गर्ग सर का इतने वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। दावोस डायरी 2026 में आज इतना ही।